Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary School online and digital class 12th Economics Concept of Demand यानी मांग की अवधारणा चैप्टर नंबर 3 का आज हम वीडियो बना रहे हैं और उसके ऊपर हम बात करें कि मांग क्या होती है या मांग का हमारे आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम है मांग की अवधारणा। कहता है, क्या हम कभी यह विचार करते हैं कि हमारी वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है और समय के साथ हमारी इच्छाएं और आवश्यकताओं में क्या और कैसे परिवर्तन आता है। इस अध्याय का उद्देश्य अर्थ प्रणाली का आधार स्तंभ, मांग के अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले घटक तथा इसमें होने वाले परिवर्तन को समझना है। व्यक्तिगत और बाजार दोनों स्तर पर मांग की अवधारणाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। यानी जो हमारा चैप्टर है मांग की अवधारणा, उसका मेन उद्देश्य ये है कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उस वस्तु के लिए व्यक्ति के पास कितना पैसा या आय है जिसके द्वारा वो उस वस्तु को खरीद सकता है, और साथ में ही वो मांग जो है यानी जो डिमांड है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जिससे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। और इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मांग यानी डिमांड। ठीक है, मांग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। कहता है मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, तीसरी आती है वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। यानी किसी वस्तु की डिमांड तभी होगी जब ये तीनों तत्व उसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें सबसे पहली होती है बात कि किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। अगर हमारे पास किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होगी या उसको खरीदने की हमारे को आवश्यकता नहीं होगी तो हम कभी भी उस वस्तु को खरीदने नहीं जाएंगे। जब हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे तो उस वस्तु की डिमांड भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा या आवश्यकता जो है वही उस वस्तु की डिमांड को निर्धारित करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, यानी कि हमारे पास इच्छा तो है उस वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन हमारी जेब में कितना पैसा है, क्या उसकी कीमत के बराबर हमारे पास पैसा है या नहीं है। अगर हमारी जेब में उसको खरीदने के लिए पैसा है तब तो हम उसे आसानी से खरीदने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उस वस्तु की कीमत के बराबर पैसा या इनकम नहीं है तब हम उसे नहीं खरीद कर लेंगे। यानी इच्छा होने के बाद भी अगर दूसरी पॉइंट को अगर हम देखें कि उस वस्तु के लिए हमारी जेब में पैसा या इनकम नहीं है तो हम उस वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं रख सकते। तीसरा चीज़ आती है इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। अगर हमारी जेब में पैसा भी है, हम उस वस्तु को पाना भी चाहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तभी वो वस्तु हमें प्राप्त होगी। यानी कि उसे पाने के लिए हमें उस वस्तु की कीमत को चुकाना पड़ेगा। अगर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो हम उस वस्तु की डिमांड कर सकते हैं, अर्थात अन्यथा उसे हम नहीं पा सकते। तो इसमें आगे यही चीज़ समझाया गया है आपको, जो आप पढ़ सकते हैं। कहता है कि अगर आप किसी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं होगी। साथ ही अगर आपके पास पैसा तो है तो भी है और उसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और यानी कि हमारी इच्छा भी है, हमारी जेब में पैसा भी है, लेकिन फिर भी अगर हम पैसा खर्च नहीं करते हैं तो वो उसे हम डिमांड नहीं करें। यानी ये तीनों जो तत्व है, सबसे पहले इच्छा या आवश्यकता, दूसरा हमारी इनकम, और तीसरा उसके लिए खर्च करने योग्य पैसा, हम खर्च करने की योग्य पैसे की इच्छा जो है उस वस्तु की डिमांड को निर्धारित करती है। ठीक है, कहता है मांग सर्वथा कीमत के साथ संबंधित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी विशिष्ट कीमत पर किसी वस्तु की मांग अमूक है।
यानी कि हमेशा मांग जो है यानी डिमांड जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग बात की जाती है, क्योंकि हम एक निश्चित प्राइस पर ही उस वस्तु की कीमत का निर्धारण लगा सकते हैं और उसे खरीदने की इच्छा हम रख सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें उस वस्तु की प्राइस के बारे में पता नहीं होगी और अपनी इनकम के बारे में पता नहीं होगी तब तक हम उसे वस्तु को नहीं परचेज कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए मांग हमेशा कीमत के साथ साथ चलती है। ठीक है बेटा। कहता है मांग को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे हमको डेफिनेशन दी है कि मांग क्या होती है। कहता है मांग को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उसे दी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर दी हुई कीमत पर खरीद, यानी कि किसी भी वस्तु की डिमांड तब है जब हम उसके लिए एक निश्चित समय में निश्चित पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वही क्या बन जाती है, हमारी डिमांड बन जाती है, मांग बन जाती है। ठीक है। आगे हमको कहता है कि मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय, कीमत तीनों आते हैं। हमारे पास कह रहा है कि मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से जो उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है, और मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय और कीमत तीनों, यानी मांग जो है तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो समय, दूसरा स्थान और तीसरी चीज़ कीमत। अगर हम उपभोक्ता जो है एक वस्तु को पाने की इच्छा रखता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो एक निश्चित समय में उसके लिए कुछ न कुछ कीमत यानी कि प्राइस देगा और फिर उस वस्तु को प्राप्त करेगा, और इस तरीके से एक निश्चित समय में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना भी पैसा, उसके अलग अलग क्वांटिटी के लिए हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं वही पैसा उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हमारे पास आती है बात कि मांग जो है वो दो प्रकार की होती है, एक बाजार मांग होती है और एक व्यक्तिगत मांग होती है। ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा, जिसमें हमने मांग की डेफिनेशन के बारे में बात की कि मांग का निर्धारण किस तरीके से होता है। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब इसमें हम पढ़ेंगे बाजार मांग क्या होता है, बाजार मांग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए बाजार मांग से तात्पर्य होता है कि एक बाजार में किसी वस्तु को प्राप्त करने वालों की संख्या अनगिनत होती है। ठीक है। इन अनगिनत लोगों के द्वारा उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाती है, उनका जो टोटल किया जाता है उस वस्तु की बाजार मांग कहलाता है। एक सिंपल सा उदाहरण है जिसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के अनेक क्रेता होते हैं, और एक सरल उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि माना कि अनार की कीमत 60 रुपये प्रति किलो होने पर ए उपभोक्ता की मांग 4 किलोग्राम तथा बी उपभोक्ता की मांग 3 किलोग्राम है, और अर्थव्यवस्था में माना दो ही उपभोक्ता, वैसे तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उपभोक्ता, लेकिन हमने एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया कि मान लिया कि एक वस्तु को खरीदने वाले केवल दो ही उपभोक्ता हैं, ए और बी, और इन दोनों ने बाजार कीमत पर जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ए उपभोक्ता उस वस्तु की 4 किलोग्राम तथा बी उपभोक्ता उसी वस्तु की जो है 3 किलोग्राम जो है मात्रा खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि अनार 60 रुपये प्रति किलोग्राम अनार की कीमत पर बाजार मांग दोनों उपभोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाली अनार की मात्रा के योग के बराबर होगा, यानी कि इस कीमत पर बाजार मांग क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 किलोग्राम, यानी कि उस वस्तु की जो मात्रा है हम एक समय में एक निश्चित समय में दो उपभोक्ताओं द्वारा 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से वो 7 किलोग्राम अनार का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे या उसको वो परचेज कर पाएंगे। ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, कहता है अतः बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाले वस्तुओं की मात्रा का योग बाजार मांग कहलाता है। यानी बाजार मांग क्या होता है कि एक निश्चित समय में
जितने भी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं उस निश्चित कीमत पर, उन सब का टोटल ही क्या कहलाता है, बाजार मांग कहलाता है। ठीक है, कहता है किसी उपभोक्ता की वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर निर्भर करता है। यानी कि एक वस्तु की कीमत या हम कहें डिमांड जो है किस चीज़ पर निर्भर करती है, सबसे पहले वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, फिर उसके बाद उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है और फिर उपभोक्ता की रुचि या अधिमान पैमाने पर। यानी कि एक व्यक्ति तभी उस वस्तु को खरीदेगा जब उसकी प्राइस के लिए उसके पास एक निश्चित इनकम का होना और साथ में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके मन में रुचि या इच्छाएं भी होनी आवश्यक है। ठीक है, आगे कहता है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होती है? कहता है मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत के परिवर्तन के प्रभाव को, वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी रूप में दिखाया जाता है और इसके अलावा सभी कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर माना जाता है। यानी कि यहाँ पर मांग अनुसूची, यानी कि अनुसूची मतलब एक टेबल बनाने के लिए, डिमांड टेबल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ है, उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा को खरीदने के लिए उस वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आ रहा है उन परिवर्तनों का जो हम एक सारणीबद्ध रूप लेके चलते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, मांग अनुसूची यानी कि डिमांड टेबल कहलाती है। बाकी जो अन्य कारक होते हैं उन सबको हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। अगर इस आधार पर हम मांग अनुसूची का, डिमांड टेबल का निर्माण करें तो मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कहता है मांग अनुसूची के दो प्रकार हैं, व्यक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, व्यक्तिक मांग अनुसूची के ऊपर हम बात करते हैं कि किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर मांगे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को सारणी रूप प्रकट करने पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची प्राप्त होती है। यानी कि एक ही वस्तु को एक निश्चित समय पर कोई उपभोक्ता उस वस्तु की के लिए कितना पैसा खर्च करता है और उससे उसकी कितनी क्वांटिटी उसे प्राप्त होती है, इन दोनों के का जो एक रूप या एक सारणीबद्ध रूप होता है उसी को हम मांग अनुसूची के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये व्यक्तिगत है, यानी क्योंकि एक उपभोक्ता के ऊपर हम बात कर रहे हैं इसलिए इसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रूप देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है टेबल 3.1 के अंदर, देखिए इसमें कहता है एक उपभोक्ता है जिसने अलग अलग कीमत पर अनार की अलग अलग मात्रा को खरीदने का प्रयास किया। जब अनार की कीमत 25 रुपये थी तब वो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम उस अनार को खरीदता था, लेकिन कीमत में परिवर्तन होकर के 50 रुपये हो गया तो अब उसने उसकी मात्रा को कम करके 750 ग्राम कर दिया। लेकिन जब कीमत बढ़ करके 775 रुपये हो गई तब उसने उसकी मात्रा को और घटाते हुए 500 ग्राम कर दिया और उसी अनार की कीमत जब 100 रुपये होगी तो उसने उसकी जो मात्रा है वो घटाकर जो है 250 ग्राम कर दिया। यानी कि जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होता चला गया, कीमत बढ़ती चली गई, वैसे वैसे अनार की क्वांटिटी में क्या होती गई, गिरावट। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये दो संबंध आता है कि जब किसी वस्तु की डिमांड या हम कहें कि प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में क्या आ जाती है, कमी होती है। और साथ में अगर हम इसको उल्टा लेके चलें कि जब किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, कहता है उपरोक्त सूची में एक काल्पनिक व्यक्ति मांग अनुसूची को बनाया गया है और जब अनार की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है तो किसी एक उपभोक्ता द्वारा अनार की मांगे जाने वाली मात्रा 1 किलोग्राम थी। जब अनार की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो उस अनार की मांगे जाने वाली मात्रा घटकर 750 ग्राम। और फिर कहता है जब अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो अनार की मांगे जाने वाली मात्रा 250। तो ये जो कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी कितनी मात्रा की डिमांड की जाती है, इन दोनों का मेल जो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची का निर्माण करता है। अब इसी तरीके से हम बात करें बाजार मांग अनुसूची, तो अब क्या होता है कि बाजार में केवल एक उपभोक्ता नहीं होता, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं और इन सभी उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित समय पर उसी एक वस्तु के लिए कितनी कीमत पर, एक निश्चित कीमत पर उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी को प्राप्त किया जाता है वो बाजार मांग अनुसूची
कहलाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में कि किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर मांगे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग जो है वो क्या कहलाता है, बाजार मांग कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक टेबल के रूप में, यानी कि एक ही वस्तु के लिए एक निश्चित प्राइस पर उसकी कितनी मात्रा को खरीदा जा सकता है अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा, उन सब का जो टोटल होगा वो हमारा बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। अब इसको एक टेबल के रूप में दिखाया जा रहा है। कहता है सारणी के रूप में दर्शाए जाने पर मांग अनुसूची प्राप्त होती है और सरलता के रूप में हम यहाँ मानते हैं कि बाजार में दो ही उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम बहुत सारे उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो हमारे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बताया गया है कि मान लिया कि एक वस्तु को खरीदने वाले उस समय बाजार में केवल दो ही उपभोक्ता थे, ए व बी, तथा भिन्न भिन्न कीमत पर इनके द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु अनार की कीमत निम्न सारणी के अनुसार बाजार मांग दोनों उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर मांगे जाने वाले अनार की मात्रा का योग होगा। अब यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाया गया है। दो उपभोक्ता हैं ए और बी। ए ने जब 25 रुपये किलोग्राम का सेब था, अनार था, तब उसने 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम अनार खरीदा और बी उसी कीमत पर जो है वो टोटल 1100 ग्राम अनार खरीदेगा। तो 1000 प्लस 1100 मिलकर के 2100 ग्राम टोटल अनार उस समय उस 2500 रुपये की कीमत पर खरीदा जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राइस में परिवर्तन हुआ, यानी कि अनार की जब कीमत जो है वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम हुई, तब हम देखते हैं कि ए जो है वो 750 ग्राम और बी जो है वो 800 ग्राम अनार खरीदता है, यानी दोनों मिलकर 750 प्लस 800 मिलकर के 1550 ग्राम अनाज खरीदते हैं। इसी तरह 75 रुपये पर और इसी तरीके से 100 रुपये पर हम देखते हैं, यानी कि जैसे जैसे कीमत बदलती गई वैसे वैसे कीमत में चूँकि बढ़ोतरी हो रही है, कीमत बढ़ रही है, तब हम देखते हैं कि जो है ए और बी जो है दोनों की क्वांटिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस तरीके से इन दोनों को यानी ए प्लस बी की जो क्वांटिटी है उन दोनों का टोटल करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम बाजार मांग कहते हैं। ठीक है, अब इसी को समझाने का प्रयास कहता है उपरोक्त तालिका में बाजार मांग ए व बी उपभोक्ता द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा का योग कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जब हम एक समय में उस वस्तु को ए और बी की कीमत में प्राप्त कर लेंगे तो उनसे हमारे को क्या मिलेगी, एक अब ये जो टेबल मिली, चाहे हम व्यक्तिगत टेबल का निर्माण कर रहे थे या हम बाजार मांग टेबल का निर्माण कर रहे थे, इन दोनों को जब हम ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा मांग वक्र कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, कहता है अब हम बात करेंगे मांग वक्र की। मांग वक्र अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो मांग की अनुसूची प्रदान करती है, लेकिन ये उसे एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व एक जो टेबल हमें मिली थी, चाहे वो व्यक्तिगत टेबल मिली थी, चाहे वो बाजार मांग की डिमांड टेबल मिली थी, उन दोनों की सहायता से अलग अलग प्रकार के कर्व के द्वारा यानी कि रेखा चित्र के द्वारा जब हम किसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम मांग वक्र कहते हैं, यानी कि डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। कहता है मांग वक्र वह वक्र है जो भिन्न भिन्न कीमत पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाले वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, मांग वक्र हमेशा जो है एक निश्चित वस्तु के लिए अलग अलग कीमत पर उसकी कितनी क्वांटिटी हम प्राप्त करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहता है मांग वक्र वह वक्र है जो भिन्न भिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाले वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध, यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की मात्रा में क्या आ जाएगी, गिरावट आएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, यानी कि मात्रा में परिवर्तन आकर के अधिक हो जाएगा और वो अधिक वस्तु की डिमांड कहलाएगा। अब कहता है मांग वक्र दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाजार के लिए एक अलग होता है और व्यक्तिगत के लिए इसी तरह इन दोनों की सहायता से अलग अलग प्रकार के कर्व बनाए जाते हैं और इसी आधार पर मांग वक्र भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा बाजार मांग वक्र। जो हमने पहली टेबल पढ़ी थी व्यक्तिगत
वाली, उससे व्यक्तिगत मांग वक्र का निर्माण होगा। और जब हमने ए प्लस बी दो वस्तुओं को जोड़ करके जिसका निर्माण किया था, उससे हमें बाजार मांग वक्र का प्राप्ति होगी। ठीक है। अब कहता है व्यक्तिगत मांग वक्र, कहता है व्यक्तिगत मांग वक्र किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा को ग्राफ रूप में चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। यानी कि एक निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत पर कितनी वस्तुओं की डिमांड की जाती है या उसकी कितनी मात्रा को प्राप्त किया जाता है बाजार से, उन सबको अगर हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगी। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक तो y एक्सेस है और x एक्सेस है। y अक्ष पे हम कीमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x अक्ष पे हम क्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वस्तु की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जब वस्तु की कीमत 25 रुपये थी तो उस वस्तु की 1000 जो है क्वांटिटी को प्राप्त किया जा रहा था। जैसे ही प्राइस बढ़ करके 50 रुपये हुआ तब हमारे को 750 ग्राम, 75 पर हम 500 ग्राम और 100 रुपये पर हम देखते हैं कि 250 ग्राम हमारे को उस वस्तु की प्राप्ति। और इन सब का जो जब एक रेखा, एक सरल रेखा के रूप में हम रिप्रेजेंटेट करते हैं तो ये हमारी डिमांड कर्व कहलाती है, डीडी कहलाती है। ठीक है। और इसी के को हम व्यक्तिगत मांग वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसके अंदर लिखा हुआ भी दिखाई दे देगा, आपको मैं दिखाता हूं अभी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें डीडी मांग वक्र है। पूर्व में प्राप्त व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आंकड़ों को ग्राफ में चित्रित करने पर हमें डीडी मांग वक्र प्राप्त होती है, जो ये बतलाती है कि जैसे जैसे अनार की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अतः वस्तु की कीमत व उपभोक्ता द्वारा इस कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम यानी इन्वर्स का संबंध होता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारा इसका सेकंड पॉइंट आता है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र क्या होता है कि जब हम बाजार में एक ही वस्तु को जितने भी अलग अलग उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं एक निश्चित समय में और निश्चित प्राइस पर, तो उन सब का जो टोटल होता है उससे जो टेबल तैयार होती है उसी से हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि हमने अपने बुक में देखा कि हमने मान लिया था कि एक निश्चित वस्तु अनार के लिए दो उपभोक्ता हैं जो कि एक निश्चित कीमत पर उसकी अलग अलग क्वांटिटी को खरीद रहे थे। इन दोनों का टोटल करने पर जो डिमांड कर पाएगा यानी जो टेबल तैयार होगी उससे हमारी बाजार मांग वक्र का निर्माण होगा। देखिए कहता है आपकी बुक के अंदर, किसी एक निश्चित नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होती है। निम्न चित्र बाजार मांग वक्र को दर्शाता है। कहता है पूर्व में प्राप्त बाजार मांग अनुसूची के आंकड़ों को ग्राफ में चित्र प्राप्त करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है, डीडी। देखिए इसमें दिया हुआ है, आपको पूरा स्पष्ट बताया गया है कि दो उपभोक्ता हैं ए और बी। ए के लिए आपका पहला डायग्राम है और बी के लिए आपका दूसरा डायग्राम। अब ए प्लस बी कर करके जो हमने प्राप्त किया था, हमारी जो टेबल हमको मिली थी कि ए ने 25 रुपये पर 1000 ग्राम अनार खरीदा और बी ने 1100 ग्राम अनार। तो जब a प्लस बी करेंगे यानी 1000 प्लस 1100 करेंगे तो 2100 ग्राम जो है हमारे पास। तो ये जो हमारा तीसरा ग्राफ है वो उसमें जो हम देख रहे हैं कि 25 रुपये की कीमत पर वो 2100 ग्राम जो है अनार खरीद रहा है। इसी तरह हमने दोबारा देखा था कि जब अनार की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो गई थी तो ए ने 750 ग्राम अनार खरीदा जबकि बी ने 800 ग्राम अनार खरीदा। तो 750 प्लस 800 करने पर 1550 ग्राम। तो इसी तरीके से यानी कि जो हमारे ए और बी का जो टोटल आ रहा था उसकी सहायता से जो ग्राफ निर्माण किया जा रहा था वो हमारी बाजार मांग वक्र के रूप में दिखाई देगा। इसमें भी संबंध इन्वर्स ही दिखाई देता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उस वस्तु की डिमांड यानी क्वांटिटी में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई देगा। कहता है बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज योग से प्राप्त होता है। चित्र में दी हुई कीमत 25 रुपये पर ए 1000 ग्राम तथा
इसी कीमत पर बी जो है वो 1100 ग्राम, तो इस कीमत पर बाजार मांग हो जाएगी 1000 प्लस 1100 मिलकर के 2100 ग्राम। तो इस तरीके से अन्य कीमतों पर बाजार मांग को निकाला जाता है और इस तरह विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग को ग्राफ के निरूपित करने पर बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, आज का जो वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। इससे आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम मांग वक्र को निर्धारित करने वाले तत्वों के ऊपर बात करेंगे कि एक डिमांड कर्व को किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है और कैसे एक मांग वक्र का निर्माण किया जाता है या एक मांग वक्र को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहेगा आपके पास वीडियो। धन्यवाद। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जब मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा तब आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।